नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए एक के बाद एक बड़े आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने करीब 40 घंटे चले ऑपरेशन में 145 बलूच लड़ाकों को मार गिराया। ये जानकारी प्रांत के मुख्यमंत्री ने रविवार को दी। उन्होंने बताया कि इस हिंसा में 17 सुरक्षाकर्मी और 31 आम नागरिकों की जान गई। इससे पहले एसोसिएटेड प्रेस ने पाकिस्तानी सेना के हवाले से बताया था कि आतंकियों ने बलूचिस्तान में आत्मघाती हमले और गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत हुई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 92 लड़ाकों को मार गिराया। अधिकारियों के मुताबिक ये बलूचिस्तान में दशकों में पहली बार हुआ है जब एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। इन हमलों की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी और सेना ने कहा कि इन हमलों को भारत का समर्थन मिला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया है। पीएम मोदी ने आप बजट को युवाओं को बजट बताया है। उन्होंने कहा कि देश में रिफॉर्म एक्सप्रेस चल पड़ी है। ये स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को मजबूत करने का प्रयास है। सबसे बड़ी पूंजी नागरिक, इसी में निवेश किया। हम तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं है, बल्कि जल्द से जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। भारत जिस रिफॉर्म पर सवार है, बजट से उसे नई गति मिलेगी। उधर विपक्ष ने बजट को निराशाजनक बताया। राहुल गांधी ने कहा, युवाओं के लिए रोजगार वाला बजट नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर गिर रहा है, निवेशक पूंजी निकाल रहे हैं, घरेलू बचत में भारी गिरावट आ रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये बेहद ही बिखरा बजट है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने आम जनता को कुछ नहीं दिया। हम जल्द से जल्द केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। बजट सामने आने के बाद से ही इसे लेकर राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। विपक्षी नेता ने इसे एक तरफा और आम जनता की अपेक्षाओं से विपरीत बताते हुए इससे की कड़ी आलोचना की है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बजट पर बयान सामने आया है। खड़गे ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए ये दावा किया है कि मोदी सरकार के पास विचारों और दूरदृष्टि की कमी हो गई है। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, देश इस समय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन बजट में इन समस्याओं का कोई ठोस समाधान नजर नहीं आता। खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार के पास न तो नीति दृष्टि बची है और न ही राजनीतिक इच्छा शक्ति, और ये बजट उसी खालीपन को उजागर करता है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार अब विचारों से खाली हो चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश कर दिया है। वे 85 मिनट बोली, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही हैं। बजट भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं था। वे लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंची जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले बजट में सीतारमण ने जियो पॉलिटिक्स और चुनौतियों की बात कही और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया, यानी कुल डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि युवा, महिला, किसान, वंचित, गरीब और आम आदमी का बजट है। ये बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि इस बजट ने राजस्थान को विकास की मुख्य धारा में और अधिक मजबूती से जोड़ने का काम किया है। इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर पूरा करेगा। सीएम ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत ये बजट बताता है कि पूरा देश 7% की विकास दर के साथ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म एक्सप्रेस पर शानदार परफॉर्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति को समर्पित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले प्रावधान किए गए हैं। साथ ही महिलाओं के लिए श्री मार्ट, हर जिले में एक बालिका छात्रावास जैसे प्रावधान किए गए हैं।
जोधपुर में साध्वी प्रेमबाईसा की मौत के मामले की जांच अभी जारी है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। रविवार को जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश मामले की जांच कर रहे। एसआईटी की टीम के साथ साध्वी प्रेमबाईसा की पाल रोड स्थित आश्रम पहुंचे। वहीं एफएसएल की टीम भी आश्रम पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी टीम हर एक चीज को बारीकी से देख रही है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं कोई चीज पीछे ना छूट जाए। इसको ध्यान में रखते हुए आज एक बार फिर से टीम के साथ यहां पहुंचे हैं। कमिश्नर ने कहा मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट के लिए एफएसएल सामग्री भेजी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ साथ आईटी एक्सपर्ट और विसरा जांच जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जोड़कर पुलिस निष्कर्ष पर पहुंचेगी। इसके साथ साथ इस मामले की गंभीरता और जनभावनाओं के मद्देनजर सोशल मीडिया अकाउंट को देखा जा रहा है। अभी जो प्रेमबाईसा के साथ रहते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में पुनः एफएसएल टीम के साथ मिलकर एसआईटी द्वारा जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है, जो इनका आश्रम है, उसका वापस गहनता से निरीक्षण किया गया है। जो और हमें रेलेवेंट चीजें लगी हैं नए तथ्यों के बेसिस पे उनको कलेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद पुनः जो हमें लगेगा एरिया जो सिक्योर करने की आवश्यकता है उसको हमारे द्वारा सिक्योर किया भी गया है और वापस से सिक्योर किया जाएगा। यदि वापस से रिक्वायरमेंट होगी तो वापस से एफएसएल की मौजूदगी में कोई भी नया फैक्ट जो लाइट में आता है उसकी लाइट में विजिट भी किया जाएगा और कलेक्शन ऑफ एविडेंस। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विराट संकल्प का ठोस और दूरदर्शी रोड मैप है। ये बजट देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि इस बजट में लोक लुभावनी घोषणाओं के स्थान पर राष्ट्र निर्माण की मूल भावनाओं को महत्व दिया गया है। इसमें आधारभूत ढांचे के सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, औद्योगिक विस्तार, तकनीकी नवाचार और ग्रामीण समृद्धि को एक समग्र दृष्टिकोण के साथ जोड़ा गया है। ये बजट वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थायी और संतुलित विकास की नींव रखता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को पेश किए गए बजट 2026-27 को राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सिर्फ घोषणाओं का पिटारा और बेहद निराशाजनक करार दिया है। डोटासरा ने कहा कि इस बजट ने राजस्थान की युवाओं, किसानों और मध्यम वर्ग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय बजट पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने केवल तमिलनाडु, बंगाल और केरल जैसे चुनावी राज्यों पर फोकस किया है, जबकि राजस्थान में चुनाव न होने के कारण प्रदेश को पूरी तरह भुला दिया गया। उन्होंने पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में किए गए वादों के बावजूद न तो ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला और न ही मानगढ़ धाम के लिए कोई विशेष फंड आवंटित हुआ। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार के बजट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट देश की जनता की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला और पूरी तरह से विफल बजट है। बजट भाषण के दौरान ही शेयर बाजार का धड़ाम से गिरना इस बात का प्रमाण है कि यह बजट न तो देश हित में है और न ही आम आदमी के हित में। खाचरियावास ने कहा कि जब कोई बजट देश को लाभ पहुंचाने वाला होता है तो बाजार में उत्साह दिखता है, लेकिन जब बजट उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाला और आम जनता को नुकसान देने वाला होता है तब शेयर बाजार गिरता है। यह बजट आंकड़ों का मायाजाल मात्र है जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर कोई ठोस समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल के दाम कम नहीं किए गए, खाने पीने की जरूरी वस्तुओं को सस्ता नहीं किया गया और रोजगार सृजन को लेकर कोई ठोस स्पष्ट योजना नहीं है। देश का नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त होकर आत्महत्या कर रहा है, लेकिन भाजपा सरकार को ये सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। क्या कर रहा है? रोजगार को लेकर कोई प्लान नहीं है, फालतू की बातें कर रहे हैं बजट में। शर्म नहीं आती, कह रहे हैं हमने कैंसर की दवाइयां सस्ती कर दी, अरे फ्री कर दो जी। केंद्र सरकार के बजट ने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, कमाल हो गया। बजट सुना रही है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और बजट बोलते बोलते क्या बजट आ रहा, सुनाते सुनाते हिंदुस्तान का शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। शेयर मार्केट ने बजट की पोल खोल दी। जब बजट बिना सिर पैर का होता है, किसी के समझ में नहीं आता, किसी को फायदा पहुंचाने वाला, देश को फायदा पहुंचाने वाला नहीं होता है,
बजट फेल होता है तभी तो शेयर मार्केट नीचे गिरता है। शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं किया, खाने पीने की चीजें सस्ती नहीं की, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर कुछ भी नहीं है इस बजट में। ये बजट आंकड़ों का मायाजाल है, खुद बीजेपी वालों की समझ में नहीं आ रहा। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट पेश किया, जिसको सुनने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे। इंदौर के दिल्ली कॉलेज में मुख्यमंत्री ने बजट सुनने के बाद मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया दी है। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पेश किया गया ये बजट तमाम प्रकार की सौगातें लेकर आया है और सभी सेक्टरों के लिए प्रगतिशील उन्होंने बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडीमेड गारमेंट्स और कॉटन इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए टेक्सटाइल उद्योग ऑन के लिए बढ़ावा देने को लेकर बजट में छूट दी गई है। सीएम ने बजट को लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। सीएम ने यह भी कहा कि इस बजट से युवाओं के लिए रोजगार के मार्ग खुल रहे हैं। उन रियायतों से निश्चित मैं समझता हूं कि एकदम क्रेडिट का असर जो हिंदुस्तान पे नहीं हुआ है, वो इससे और हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है मुख्यमंत्री जी के उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरे प्रयास माननीय अमृत काल का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। मेरी अपनी ओर से बधाई। जितने प्रकार की सौगात सभी सेक्टर को दी है, इसमें कृषि, खास करके हमारे रेडीमेड गारमेंट्स और कॉटन इंडस्ट्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए, टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो छूट दी गई, मैं बधाई देना चाहूंगा। और सभी क्षेत्रों को, खासकर धार्मिक पर्यटन के छोटे छोटे शहरों के लिए भी गुंजाइश दी गई। हमारे युवाओं को रोजगार की दृष्टि से ये बजट कई प्रकार के वैश्विक चुनौती के बीच भी भारत में सक्षमता के साथ खड़ा हो, ऐसे सारे प्रावधान किए गए। मैं आज इंदौर में इस बजट को यहाँ सुनने के लिए शहर के सीतामऊ फाटक क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने शनिवार रविवार के दरमियान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली घी बनाने वालों का पर्दाफाश किया है। किराए के मकान में चल रहे इस अवैध कारोबार में सोयाबीन तेल और खतरनाक केमिकल्स के जरिए देसी घी तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 150 लीटर नकली घी और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सटीक सूचना पर एसडीएम शिवलाल चाकिया और सीएसपी जितेंद्र कुमार भास्कर के नेतृत्व में सिटी कोतवाली और नई आबादी थाना पुलिस ने फूड सेफ्टी टीम के साथ सीतामऊ फाटक स्थित एक मकान में दबिश दी। जब टीम अंदर दाखिल हुई तो आरोपी बड़े बर्तनों में तेल खौलाकर उसमें केमिकल मिला रहे थे। जांच में सामने आया कि आरोपी बेहद शातिराना तरीके से लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे थे। मौके से भारी मात्रा में सोयाबीन तेल, बड़े बर्तन और खुशबू पैदा करने वाले केमिकल जब्त किए गए। एक रेवेन्यू और पुलिस को संयुक्त रूप से एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि सीतामऊ ओवरब्रिज के साइड से एक स्थान पर नकली घी बनाकर उसको विक्रय करने का कारोबार किया जा रहा है। इस पर पुलिस टीम गठित की गई और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की भी टीम को इसमें शामिल किया गया। एक संयुक्त रूप से यहाँ रेड कार्रवाई की गई है, जिसमें हमको लगभग 150 लीटर से अधिक नकली घी बरामद हुआ है और उसको घी बनाने के जो ऑयल और दूसरे केमिकल होते हैं वही हमको मिले हैं। 2 लड़के मिले हैं यहाँ पे जो कुछ महीनों से यहाँ रह रहे थे और नकली घी बनाकर मार्केट में सप्लाई करने का काम कर रहे थे। ये किसी ब्रांड विशेष का तो नहीं बना रहे थे, लेकिन ये स्टील के डब्बों में रख के मार्केट में खुले स्थानों पे इसको बेचते थे। सीतामऊ फाटक पास हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि यहाँ पर कुछ नकली घी जो तैयार कर रहे हैं। उसी इन्फॉर्मेशन पर हम लोग फूड सेफ्टी की टीम और पुलिस के साथ हम लोग यहाँ आए हैं और प्राइमरी तौर पर लगभग 150 लीटर अभी सीज किया है पुलिस ने। फूड सेफ्टी की टीम भी हमारे साथ में है। आगे इसमें जो फर्दर कार्रवाई है वो हम करेंगे। 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है। कितने समय से ये यहाँ बना रहे थे? अभी डिटेल अभी आएगा, इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन जारी है। कितनी क्वांटिटी में घी होगा? लगभग 150 लीटर। सॉफ्ट हॉकी नेशनल चैंपियनशिप 26 का समापन रविवार को हुआ। 4 दिवसीय नेशनल चैंपियनशिप जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के टर्फ हॉकी ग्राउंड पर खेली जा रही थी। देश भर के अलग अलग राज्यों से आई टीमों के बीच मुकाबले खेले गए, जिसमें ओवरऑल नेशनल चैंपियन 2026 की ट्रॉफी राजस्थान के नाम रही। राजस्थान की टीम ने महाराष्ट्र को 5-3 से हराया। समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने शिरकत करी और विजेता टीमों को इनाम बांटे। वही चैंपियनशिप ने सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष पंत, चेयरमैन और भारतीय ओलंपिक संघ की सदस्य सुनयना प्रकाश, वाइस चेयरमैन डॉक्टर आदित्य नाग मौजूद रहे। सॉफ्ट हॉकी की जल्द ही इंटरनेशनल लीग मैच दुबई में किए जाना प्रस्तावित है, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
सर सॉफ्ट बॉल हॉकी टूर्नामेंट जो है आज यहाँ पे संपन्न हुआ है, नेशनल लेवल का संपन्न हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नेशनल सॉफ्ट हॉकी का जो नेशनल लेवल का कंपटीशन प्रतियोगिता में देखिए, मुझे लगता है कि एक नया खेल और 4 साल में इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और जिस प्रकार से मैं इन्वेस्टर्स को देखा है, उनके खेल और खेल के प्रति उनका उत्साह, उसके प्रति समर्पण, ये देख करके लगता है कि ऐसा हॉकी के ने जिस तरह भारत का नाम दुनिया में हमारा पहुंचाने का काम किया था, जल्दी वो समय आएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी और ये खिलाड़ी भी भारत को एक पहचान देने का काम करेंगे, रिकॉग्निशन देंगे, इसका मुझे विश्वास रखता है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, कोई भी जो गेम होता है वो एक टीम वर्क होता है और उसको सिर्फ खेलने वाला नहीं, खिलाने वाला भी। तो ये टीम वर्क ना सिर्फ प्लेयर्स के बीच में था, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में था और हम बहुत जितना जो हमारे प्रतिभागियों ने प्रदर्शन किया उससे खुश हैं। साथ ही साथ अब हमारा अगले ही महीने हम कोशिश करेंगे कि लीग और वर्ल्ड कप करें, तो उसके लिए काफ़ी इंथुजियाज्म है खिलाड़ियों में भी। और हमें ये लगता है कि सॉफ्ट हॉकी एक ऐसा है जिसमें आउटरीच है, मतलब सिंथेटिक कोर्ट हो या क्ले हो या वुडन हो, तो एक आउटरीच बड़ा है और लोगों का उत्साह और रुझान है और जल्दी हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज कराएंगे। और बाकी आप सब लोगों का सहयोग रहेगा, मीडिया बंधुओं का। तो देखिए, ये हमारा महाकुंभ जो है सॉफ्ट हॉकी का आज संपन्न हुआ है। मैं डॉक्टर आदित्य नाग हूँ, नेशनल वाइस चेयरमैन हूँ सॉफ्ट हॉकी लीग का, और बहुत ही भव्य आयोजन आप सबके सहयोग से हम आज संपन्न करने जा रहे हैं कार्यक्रम। और इससे आप खुद, चूंकि आप लोगों ने इसको लाइव भी देखा है और आप तो मीडिया से हैं ही, आप देख रहे हैं, रेगुलर वॉच कर रहे हैं कार्यक्रम को, एक राष्ट्र भावना पैदा हुई है। दूसरी मैं आपको बता दूं कि सॉफ्ट हॉकी जो खेल है, उसने जो हमारी ओरिजिनल हॉकी गेम है, जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक अपन मान के चले स्प्रिंग पूल टाइप कह सकते हैं, जो प्रदान किया है, या एक तरीके से अग्निवीर हमने डेवलप करके हम राष्ट्रीय खेल की ओर बढ़ रहे हैं। और आपको हम बताएं, इसमें हम कई सारी चीजें, आप ध्यान दें तो हमारा जो मैस्कॉट था इस खेल का, मैस्कॉट आप जानते हैं हर खेल के लिए होता है, वो गोडावन था और सेव गोडावन हमने हैशटैग करके सेव गोडावन दिया है। तो हम एक संदेश भी दे रहे हैं संपूर्ण राष्ट्र को, और जो नेचर का प्रेम है, नेचर से, पक्षियों से, जानवरों से, वो भी बच्चों में बना रहे, खेल को खेल की भावना से खेलें। सॉफ्ट बॉल के साथ जो हॉकी की प्रतियोगिता है, उसके कुछ नियम हैं जो कि प्रदर्शित हुए हैं मैदान में, उसके से इस खेल को हम और आगे ले जाएंगे। और आपने सुन ही लिया कि हम आने वाले समय में शीघ्र ही वर्ल्ड कप दुबई में कराने जा रहे हैं, और लीग को जो है मैडम ने, हमारी चेयरमैन ने अनाउंस किया, हम उत्तर प्रदेश में कराने जा रहे हैं। तो आप सबकी दुआएं, आशीर्वाद हमें चाहिए। हम इसी प्रकार बस इन बच्चों के साथ जुड़े रहें, आगे बढ़ते रहें, देश आगे बढ़ता रहे। बड़वानी जिले के अंजड़ स्थित एक निजी स्कूल के हॉस्टल में बास्केटबॉल खेलने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शुक्रवार रात हॉस्टल में रहने वाले 3 छात्रों ने 4 नाबालिग छात्रों के कमरे में घुसकर बेल्ट और सरी से बेरहमी से मारपीट की। घटना में छात्रों के शरीर और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने स्कूल हॉस्टल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों के मित्र संजय काक के अनुसार पीड़ितों में 3 छात्र 8वीं कक्षा और 1 छात्र 12वीं कक्षा का है। सभी हॉस्टल में ही रहते हैं। शुक्रवार शाम बास्केटबॉल प्रैक्टिस के दौरान 2 टीमों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद पीड़ित छात्र हॉस्टल लौट आए। रात करीब 9:30 बजे आरोपी छात्र जबरन कमरे में घुसे और बेल्ट सरी से हमला किया। एक छात्र का गला दबाने और घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। डर के कारण बच्चे रात भर चुप रहे। शनिवार को घटना की जानकारी हॉस्टल प्रबंधन को दी गई। परिजनों का आरोप है कि न तो घायलों का तत्काल इलाज कराया गया और न ही मौके पर सख्त कार्रवाई हुई। उल्टे छात्रों को हॉस्टल से रवाना किया गया। दोपहर बाद स्कूल पहुंचने पर परिजनों ने बच्चों के शरीर पर चोटों के निशान देखे, जिससे आक्रोश फैल गया और हंगामा हुआ। परिजनों ने सीसीटीवी फुटेज न दिखाने का भी आरोप लगाया। हंगामे के बीच स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सलाह पर परिजनों ने अंजड़ थाने में शिकायत दर्ज कराई। बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं साकेत स्कूल में, अंजड़ में जी, नांगलवाड़ी के जी। उनके साथ रात में 9:30 बजे घटना हुई। उन्हें बेल्ट से मारा गया और लोहे की राड से मारा गया। उसके बाद में बच्चों ने सुबह सर को अवगत कराया कि सर मुझे इस तरीके से मारा है। फिर सर ने हमें 2 बजे दोपहर में सूचना दी है। उसके बीच में सर लोगों ने कोई उनको मेडिकल नहीं करवाया,
और हमें कोई सूचना नहीं दी, और जिन बच्चों ने मारा था उन बच्चों को उन्होंने घर भेज दिया। और हमारे बच्चों की यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है। जैसे सालाना की हम फीस 1.5 लाख रुपए दे रहे सर, और जैसे रात में 9:30 बजे घटनाक्रम हुई तो हॉस्टल के प्रबंधक कहाँ थे? अगर रूम में उन्हें मारा गया, चिल्ला चोट हुई, तो वो कहाँ पे थे उस समय पे? सर, जिन बच्चों ने मारपीट की थी जी, और बच्चों को रेस्टिकेट किया हुआ है जी, तीनों के पेरेंट लेके गए हैं। अच्छा, 3 बच्चों ने मारपीट की सर? हाँ जी सर। कब की घटना थी सर ये मारपीट तो शायद रात में हुई थी जी, लेकिन सुबह बच्चों से जब पता किया जी, तब उन्होंने बताया कि हाँ सर, इन्होंने रात को हमको मारा था बच्चों से। सर, पेरेंट्स का कहना है कि इनको हॉस्पिटल में इलाज भी नहीं करवाया गया। सर, वो हुआ है, अगर आप पेरेंट्स से पूछेंगे तो इलाज करवाया है बच्चों को। अच्छा जी सर, सुरक्षा को लेके क्या व्यवस्थाएं हैं हॉस्टल में? मुझे लगता है कि इस घटना के बाद मुझे जितने भी वार्डन्स हमारे पास है, 3 वार्डन जैसे भी हैं और 2 कस्टडी पे होते हैं, गार्ड्स होते हैं, ये वो हमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा उसको। अभी के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।